प्रिय विद्यार्थियों, मैं हिमांशु वर्मा आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन वर्ल्ड पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग यहां पर लगातार हिंदी का अध्ययन कर रहे हैं। यह हिंदी के जो वीडियोस हैं आपकी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, बहुत ही उपयोगी रहेंगे, जो कि स्पेशल आपकी जो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2024 है इसके लिए स्पेशल हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में हिंदी के क्वेश्चन जो प्रश्न हैं वो 37 प्रश्नों की संख्या रहती है। तो सेम एज इस प्रैक्टिस सेट को बनाया है, यहाँ पर भी 37 क्वेश्चन है, लेकिन इससे पहले वाले वीडियो में वीडियो नंबर 4 में हम लोगों ने जो प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है उसमें हम लोगों ने इसका जो 27 क्वेश्चन है उनका अध्ययन कर लिया है। अब हम लोग पैराग्राफ से शुरुआत करेंगे, जो गद्यांश है वहाँ से हम लोग शुरुआत करेंगे। तो आप लोग बहुत ही बेहतर तरीके से समझने का प्रयास कीजिएगा कि गद्यांश को किस तरीके से हम लोग इसका अध्ययन करें, किस तरीके से इसको पढ़ें और उसको समझते रहें और किस प्रकार से हमें गद्यांश के प्रश्नों का उत्तर देना होता है, जिससे कि सभी के सभी प्रश्न आपके सही हो। और गद्यांश बहुत ही बेहतर होता है, यहाँ से आप पूरे के पूरे नंबर ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करेंगे प्रश्न नंबर 28 से, जो कि गद्यांश से है। तो पहले हम लोग गद्यांश को पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। ये गद्यांश है और इस गद्यांश में देखो 28 से 31 तक के प्रश्न आपको प्रश्नों के जवाब देने हैं। तो यहाँ पर दिया है निर्देश, प्रश्न संख्या 28 से 31, गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो गद्यांश शुरुआत करते हैं हम लोग। कुंती अपने लाडले लाल को, अपने हृदय के टुकड़े को, अपने प्यारे नवजात शिशु को नदी में छोड़कर लौट आई। वह छोटी नदी थी, वायु अनुकूल थी, दैव की गति जानी नहीं जाती। वह नदी चंबल नदी में जाकर मिलती है। अब शिशु की पिटारी बहती बहती चंबल नदी में आ गई। इटावा के पास चंबल नदी आकर यमुना जी में मिलती है, अतः चंबल के प्रवाह के साथ भी यमुना जी में आ गई, ठीक है। यमुना जी के साथ प्रयाग की ओर बढ़ी। तीर्थराज प्रयागराज, तीर्थराज किसे कहा गया? तो प्रयागराज। तीर्थराज प्रयागराज में जाकर यमुना जी गंगा जी में मिल जाती हैं, अतः अब वह मंजूषा शिशु को लेकर काशी की ओर बहने लगी। उसके साथ ना कोई मल्लाह था, ना पथ प्रदर्शक। भाग्य उसे स्वयं ही बहाकर ले जा रहा था। काशीपुरी, पाटलिपुत्र आदि राज्यों की सीमा को पार करती हुई गंगा जी के प्रवाह के साथ वह मंजूषा बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ी चली जा रही थी। आगे चलकर वह अंग देश की सीमा में पहुंची। अब मानो उसकी यात्रा समाप्त हो गई होगी। उसी समय चंपा नगरी के राजा अधिरथ, ठीक है, चंपा नगरी के राजा अधिरथ अपनी स्त्री राधा और अपने सेवकों के सहित गंगा स्नान करने आए थे। उन्होंने दूर से इस सुंदर सी पेटी को जाह्नवी की लहरों के साथ क्रीड़ा करते देखा। जाह्नवी मतलब गंगा, ठीक है। जाह्नवी जो है वो गंगा का पर्यायवाची है, तो ये आप रखेंगे याद। जाह्नवी की लहरों के साथ क्रीड़ा करते देखा, क्रीड़ा मतलब खेलते हुए देखा। अंत में उन्होंने अपने सेवकों को आज्ञा दी, सामने यह जो मंजूषा बहती जा रही है उसे पकड़कर लाओ, ठीक है। तो हम लोगों ने इस प्रकार से गद्यांश का अध्ययन किया है, पढ़ा है गद्यांश को। अब हम लोग पढ़ते हैं प्रश्नों को, ठीक है। प्रश्न नंबर 28 का उत्तर हमें देना है और वो भी गद्यांश के अनुसार देना है, तो आप लोग विशेष ध्यान रखेंगे, ठीक है। कुंती अपने नवजात सुकुमार शिशु को कहाँ छोड़कर आई थी? आपसे पूछा गया जो कुंती हैं उन्होंने अपने नवजात शिशु, ठीक है, जो छोटा बच्चा उसको कहाँ छोड़ा था? क्या तालाब में छोड़ा, समुद्र में, सेवक या फिर नदी में? आपको सभी लोगों को पता है कहाँ छोड़ा है, तो ये कुंती ने अपने नवजात शिशु को नदी में छोड़ा है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख भी पाएंगे
कि देखो कुंती अपने लाडले लाल को, अपने हृदय के टुकड़े को, अपने प्यारे नवजात शिशु को नदी में छोड़कर लौट आई। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, नदी में छोड़कर आई थी। ठीक है। प्रश्न नंबर 29, मंजूषा को कौन लेकर जा रहा था? मंजूषा को कौन लेकर जा रहा था? क्या कुआं लेकर जा रहा था, मल्लाह लेकर जा रहा था, पथ प्रदर्शक लेकर जा रहा था, या फिर भाग्य लेकर जा रहा था? कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? देखो यहाँ पे ये थोड़ा सा विकल्प में गलती हो गई, ए बी सी डी। तो आप बताएंगे कौन सा विकल्प सही होगा ए बी सी डी में। तो आप देखेंगे हम लोग मंजूषा को कौन लेकर जा रहा था, हम लोग पैराग्राफ में देख लेते हैं, गद्यांश में देखने का प्रयास करते हैं। तो यहां आप देख पा रहे हैं, देखो, अतः अब वह मंजूषा, जो मंजूषा है, शिशु को लेकर काशी की ओर बहने लगी। उसके साथ ना कोई मल्लाह था, यानी कि मल्लाह भी नहीं था, ना पथ प्रदर्शक था। फिर क्या कहा, भाग्य उसे स्वयं ही बहाकर ले जा रहा था। कौन ले जा रहा था? भाग्य स्वयं ले जा। तो उम्मीद करता हूं अब आप इसका उत्तर सही दे पाएंगे। देखो कुआं इसमें नहीं है, क्या करें, ना कोई मल्लाह था तो ये भी नहीं, ना कोई पथ प्रदर्शक था, तो कौन लिए जा रहा था? तो मंजूषा को भाग्य लिए जा रहा था। विकल्प डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 30, राजा अधिरथ ने सेवकों को क्या आज्ञा दी थी? कि जो राजा अधिरथ थे उन्होंने सेवकों को क्या आज्ञा दी थी? क्या मंजूषा को लाने की आज्ञा दी थी, शिशु को लाने की आज्ञा दी, सेना को लाने की आज्ञा दी, या फिर राधा को लाने की आज्ञा दी? तो यहाँ पर क्या होगा, कौन सा विकल्प सही होगा ए बी सी डी में? देखिए अंतिम लाइन में क्या होता है कि जो राजा है वो गंगा में नहाने जाते हैं, अंग देश के राजा, अपनी स्त्री यानी कि अपनी रानी राधा के साथ। तो वो नदी में मंजूषा को बहते हुए देखते हैं। किसको देखते हैं? तो जब मंजूषा को बहते हुए देखते हैं तो वो अपने सैनिकों को आदेश देते हैं कि इसको लेकर आओ। किसको लेकर आओ? मंजूषा को लेकर आओ। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा, मंजूषा को लाने की आज्ञा देते हैं, यानी कि विकल्प ए बिल्कुल सही हो जाएगा, मंजूषा को लाने की आज्ञा देते हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 31, चंपा नगरी के राजा किसके साथ गंगा स्नान करने आए थे? चंपा नगरी के जो राजा हैं वो किसके साथ गंगा स्नान करने आए थे? तो आप लोग इसका उत्तर देंगे। क्या राधा और सेवक के साथ आए थे, सेना और सेवक के साथ आए थे, राधा और सेना, या फिर सेना और शिशु के साथ आए थे? कौन सा इसका विकल्प सही हो जाएगा ए बी सी डी में? तो देखो आप जानते हैं वो अपनी पत्नी राधा, यानी कि स्त्री का मतलब पत्नी। ठीक है, पत्नी किसके साथ? राधा के साथ आए थे। नंबर 1 के बाद तो राधा जहां होगा वो बिल्कुल, अब देखो यहां राधा नहीं तो ये विकल्प हटा दीजिए आप, और यहां भी नहीं तो यहां भी। उसके बाद राधा और किसके साथ? अब वहां सेना नहीं थी, वहां कौन थे इनके? युद्ध नहीं था भाई, वहां कौन थे? तो सेवक थे। राधा और सेवक के साथ ऐसा विकल्प कौन सा है? तो ऐसा विकल्प ए हमारा बिल्कुल सही होगा, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। राधा और सेवक के साथ गंगा स्नान करने आए थे। ठीक है। प्रश्न नंबर 32, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। ठीक है, कि एक भाग ये हो गया, दूसरा भाग ये, तीसरा भाग ये, और चौथा आपका कोई। ठीक है, ठीक है। तो यहां पर थोड़ा सा गलत लिखा, ये जो 4 नंबर है ये यहां नहीं रहेगा, कहां पर आ जाएगा? तो कोई त्रुटि नहीं, और ये आपका हो जाएगा नहीं है, और ये आपका हो जाएगा कॉलम नंबर 4। तो हमको क्या पढ़ना है? इस अवतरण को पढ़ना है। किसको? प्रतिभाशाली छात्रों ने विद्यालय का नाम रोशन किए। अब देखो एक ये, क्या इसमें गलती है या दूसरे में या फिर तीसरे में? तो यहां पर देखो प्रतिभाशाली छात्रों ने बिल्कुल सही है, विद्यालय का नाम बिल्कुल सही, रोशन किए नहीं, विद्यालय का नाम रोशन किया, तो ये हट जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहां पर? किया, यानी कि किए गलत है,
किस भाग में गलती है, तो भाग नंबर 3 में गलती है। तो विकल्प कौन सा हो जाएगा आपका, विकल्प 3 सही, विकल्प बी सही हो जाएगा। ठीक है, भाग 3 में इसमें गलती है। क्लियर है? चलिए हम लोग आगे देख। प्रश्न नंबर 33, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। यानी कि ये मुहावरा जो दिया है, म्याऊं की ठौर पकड़ना। ठीक है, म्याऊं की ठौर पकड़ना ये मुहावरा है और इसका अर्थ क्या होगा ये हमें बताना है। क्या प्रकुपित होना है, क्या क्रोध के आवेश में होना, क्या उत्साहहीन होना, या विकल्प डी जोखिम का कार्य करना होगा। क्या हो जाएगा इस मुहावरे का अर्थ, ए बी सी डी, कौन सा विकल्प सही होगा। आप लोग सभी लोग आंसर कीजिए और अपने आप को चेक करते रहिए, अपना स्वतः मूल्यांकन भी करते रहिए कि आप कितना बेहतर कर पा रहे हैं। जो विद्यार्थी हमारे दोनों वीडियो में लेके दोनों भाग में, जो वीडियो नंबर 4 है भाग दोनों भागों में, यानी कि 37 प्रश्नों में 30+ कर रहे हैं, वे बेहतर हैं। ठीक है, वे बहुत अच्छी स्थिति में हैं, इतना आप लोग ध्यान रखेंगे। तो कौन सा इसका विकल्प सही होगा, इसका विकल्प जो होगा वो डी सही हो जाएगा। म्याऊं की ठौर पकड़ना अर्थात जोखिम का कार्य करना होता है इसका अर्थ। क्लियर है? प्रश्न नंबर 34, खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति हुई है। आपसे पूछा गया है कि जो खड़ी बोली हिंदी है उसकी उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है। क्या मागधी अपभ्रंश से हुई है, अर्ध मागधी अपभ्रंश से, सौरसेनी अपभ्रंश से, या फिर पैसाची अपभ्रंश से हुई है। कौन सा विकल्प सही होगा ए बी सी डी में, कौन सा विकल्प सही हो जाएगा ए बी सी डी में। किस अपभ्रंश से खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति हुई है, आप लोग आंसर कीजिए। तो इसका जो विकल्प हो जाएगा विकल्प सी सही हो जाएगा। सौरसेनी अपभ्रंश से खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति हुई है। क्लियर है? सौरसेनी अपभ्रंश। क्लियर? अगर हम बात करें मागधी अपभ्रंश से, तो मागधी अपभ्रंश में क्या होगा, मागधी अपभ्रंश से कौन सी भाषा निकली है, तो मागधी अपभ्रंश से आप कहेंगे बिहारी हिंदी। क्या? तो मागधी अपभ्रंश से बिहारी हिंदी निकलती है और बिहारी हिंदी की उपभाषाएं जो हो जाती हैं वो आपकी 3 भाषाएं हो जाएंगी। बिहारी हिंदी की 3 भाषाएं हो जाएंगी। कौन कौन सी हो जाएगी, तो एक को हम कहेंगे मैथिली, मगही और भोजपुरी। ठीक है, भोजपुरी हो जाएगी। अगर हम बात करें अर्धमागधी अपभ्रंश किससे विकसित हुई है, से कौन सी, तो ये आपकी पूर्वी हिंदी हो गई। कौन सी? पूर्वी हिंदी। और इसकी 3 शाखाएं हैं, अवधी, बघेली, उपबोलियां हैं ये, और छत्तीसगढ़ी हो जाएगी आपकी, छत्तीसगढ़ी। ठीक है, सौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ है। कौन सी? पश्चिमी हिंदी का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, पश्चिमी हिंदी। और इसी में जो है पश्चिमी हिंदी की 5 भाषाएं हो जाती हैं, उपबोलियां हो जाती। कौन कौन सी? तो आप एक को कहेंगे खड़ी बोली, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी हो जाएगा, और एक हो जाएगा हरियाणवी हो जाएगी। ठीक है, ये हरियाणवी हो जाएगी। पैसाची जो है, पैसाची से पैसाची अपभ्रंश से किसका विकास हुआ है, तो पैसाची अपभ्रंश में आप लोग बताएंगे लहंदा और पंजाबी। कौन सी? लहंदा और पंजाबी का विकास हुआ है। ठीक है, ये आप लोग बेहतर तरीके से याद रखिएगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनको आप लोग नोट करिएगा जरूर। ठीक है, पूछा जाएगा कहीं ना कहीं भाषा, बोली या उपबोली से जरूर पूछा जाएगा, आप लोग विशेष कर याद रखिएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 35, भगवत गीता का संधि विच्छेद है। यहां आपसे पूछा गया संधि विच्छेद, यानी कि भगवत गीता जो है इसका हमें विच्छेदन करना है, तोड़ना है 2 शब्दों में और दोनों का अर्थ बेहतर निकले। कौन सा ऐसा होगा,
तो देखिए गीता, भगवत की गीता है तो भगवत गीता में आपका गीता तो होगा ही होगा, ठीक है। और गीता के पहले क्या होगा, क्या भगवत होगा, भग धन वद धन गीता होगा, भगवत धन गीता होगा या भग धन वगदीता होगा। कौन सा विकल्प इसका सही होगा ए बी सी डी में? तो यहाँ पर जो होगा देखो आप जानते हैं कि भगवत, क्या भगवत धन गीता, इसका विच्छेद होगा। तो विकल्प हमारा कौन सा सही होगा? विकल्प हमारा सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है? ओके। प्रश्न नंबर 36, प्रश्न नंबर 36, सुमित्रानंदन पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? आपसे पूछा गया सुमित्रानंदन पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? क्या स्वर्णधूलि पर मिला है, युगवाणी पर मिला है, लोकायतन पर मिला है या फिर चिदंबरा पर मिला है? कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ए बी सी डी। पूछा गया है ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो सुमित्रानंदन पंत को जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है वो चिदंबरा के लिए मिला है। किसके लिए? चिदंबरा के लिए मिला है। अगर आपसे समय पूछा जाए तो आप बताएंगे 1968 यानी कि 1968 ईस्वी में मिला है, ठीक है। यह प्रथम पुरस्कार था, प्रथम पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है इनको, ठीक है। किसमें? हिंदी भाषा के लिए, हिंदी भाषा में, यानी कि हिंदी भाषा में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है? तो सुमित्रानंदन पंत को मिला है। किस रचना के लिए? चिदंबरा के लिए। कब मिला है? तो 1968 में मिला है, ठीक है। बाकी इन्हीं की रचना है, स्वर्णधूलि, युगवाणी और लोकायतन इन्हीं की रचनाएं हैं। किसकी है? सुमित्रानंदन पंत की है। सुमित्रानंदन पंत का जन्म अगर पूछा जाए, क्या पूछा जाए? जन्म पूछा जाए तो आप बताएंगे 1901। स्थान पूछा जाए तो बताएंगे आप कौसानी ग्राम है, कौशानी ग्राम, जिला अल्मोड़ा, क्या? अल्मोड़ा, वर्तमान उत्तराखंड। कहाँ? वर्तमान उत्तराखंड में हुआ था, ठीक है। क्लियर? तो आप ये भी याद रखेंगे। इन्हें कहा जाता है प्रकृति का सुकुमार कवि, ठीक है। सुकुमार कवि भी कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो सुमित्रानंदन पंत, जन्म 1901, ग्राम कौशानी, जिला अल्मोड़ा, उत्तराखंड, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला 1968। इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रथम हिंदी भाषा के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है सुमित्रानंदन पंत, चिदंबरा के लिए 1968 ईस्वी में। ओके। प्रश्न नंबर 37 जो कि आज का अंतिम प्रश्न है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है हिंदी भाषा के लिए, ठीक है। तो यहाँ आप बताएंगे कि 14 अक्टूबर को मनाया जाता है, 14 सितंबर, 11 जून या फिर 15 सितंबर। तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस आप सभी जानते हैं कि ये 14 सितंबर यानी कि विकल्प बी बिल्कुल सही होगा। 14 सितंबर को मनाया जाता है। कब से मनाया जाता है? तो आप बताएंगे 1949 से हिंदी दिवस मनाने की घोषणा की गई है। 14 सितंबर 1949 को मनाया जाता है, ठीक है। क्लियर है? तो आज हम लोगों ने पूरा ये प्रैक्टिस सेट 2 भागों में किया है। इससे पार्ट 1, पार्ट फर्स्ट और ये जो प्रैक्टिस सेट 4 है, ठीक है, प्रैक्टिस सेट नंबर 4। पार्ट 1 में हम लोगों ने 27 प्रश्नों को देखा और पार्ट 2 प्रैक्टिस सेट नंबर 4 पार्ट 2 में हम लोगों ने कुल 10 प्रश्नों को देखा है, जहां पर एक गद्यांश को हम लोगों ने देखा है, ठीक है। गद्यांश को पढ़ा है, उसको अध्ययन किया है बेहतर तरीके से, और प्रश्न किस तरीके से प्रश्नों के उत्तर देने, इन चीज़ों को हम लोगों ने समझा है और आप लोगों ने भी बेहतर समझा होगा। तो आज इतना ही रखते हैं, हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर।